हेलो एस्पिरेंट्स। अभी तक हमने देखा कि एंग्लो मराठा वॉर्स देखे। आज हम देखेंगे कि एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश ने जो है वो सिंध को कैसे कॉन्क्वेस्ट किया और पंजाब को कैसे कॉन्क्वेस्ट किया। तो आज हम देखेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। ठीक है, अब देखेंगे सिंध पर कौन रूल करता था। रूल्ड बाय कालोरा चीफ्स। जो सिंध है वो कालोरा चीफ्स के द्वारा रूल किया जाता था, जिसमें जो इनके प्रिंस थे गुलाम शाह, यहाँ के प्रिंस थे, जिनको ताथा भी बोला जाता था। ठीक है, नहीं, गुलाम शाह यहाँ के प्रिंस थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री है 1758 में, वो ताठा में बनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद में गुलाम शाह के बाद में आते हैं सरफराज खान। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री थी उसको क्लोज करवा दिया था। जो सरफराज खान जो आए थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रीज को बंद करवा दिया था। नेक्स्ट इन 1770s में क्या हुआ, तालुपुराज जो एक बलूच ट्राइब थी, इन्होंने अपना कंट्रोल सिंध पर स्टैब्लिश किया। कैसे, एक तालुपुराज थे जो बलूच की ट्राइब थी, इन्होंने 1783 में अपना जो कंट्रोल है वो सिंध के ऊपर स्टैब्लिश किया। किसके अंडर, मीर फतेह अली खान की लीडरशिप के अंडर। ठीक है, ये मीर फतेह अली खान जो है एक तालुपर्स थे जो बलूच ट्राइब थे, इनकी लीडरशिप के अंदर 1783 में सिंध के ऊपर इन्होंने कंट्रोल स्टैब्लिश किया। अब मीर फतेह अली खान जो थे, इन्होंने क्या किया, अकेले नहीं थे, इन्होंने ये जो सारा जो सिंध है, ये जो स्टेट है, ये कंट्री जो है अपने भाइयों के साथ में बांटी। ठीक है, शेयर कंट्री विद हिज ब्रदर्स। ठीक है, जिनको कहा जाता था चार यार। ठीक है, अब जो मीर फतेह अली खान है, इनकी डेथ हो गई थी 1800 में, और जो ये इनका किंगडम था या जो इनकी कंट्री थी, इनके भाइयों में बांट दी गई। ठीक है, जिनको बोला गया कॉल्ड आमिर्स और लॉर्ड ऑफ सिंध। ठीक है, सबने आपस में बांट ली। अब यहाँ एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप। भाई इन चारों के बीच में ही तो होती है, विद आमिर्स। आमिर्स के बीच में ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप होती है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी क्रिएट बैरियर। अब क्या करती है भाई, ये ट्रीटी जो इनके बीच में हो जाती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने लिए एज अ बैरियर क्रिएट कर देती है इनको बिटवीन रशिया एंड ब्रिटिश इंडिया, ताकि ये रशिया और ब्रिटिश इंडिया के बीच में रहे, कोई दिक्कत ना आए। बाद में होती है ट्रीटी ऑफ 1832। इसमें क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी अलाउड टू फ्री पैसेज टू सिंध। इसमें क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको सिंध में एक फ्री पैसेज की परमिशन मिल जाती है। नो ईस्ट इंडिया कंपनी मर्चेंट सेटल इन सिंध। उनको सिर्फ ट्रेड करने की परमिशन मिलती है या आने जाने की परमिशन मिलती है, कोई भी सेटलमेंट की परमिशन सिंध में उनको नहीं मिलती। 1836 में जो लॉर्ड ऑकलैंड है वो गवर्नर जनरल बनते हैं। इसके बाद में होती है एक ट्राईपार्टाइट ट्रीटी 1838 में। ट्राईपार्टाइट ट्रीटी होती है 1838 में, किसके साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी विद पंजाब। अब हम कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध देख रहे हैं, इसके बाद में हम पंजाब देखेंगे, तो पंजाब का भी यहाँ कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस है, तो इसलिए साथ में भी देखना पड़ता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रीटी होती है, ये ट्राईपार्टाइट ट्रीटी होती है, मतलब तीन लोगों के बीच में ट्रीटी होती है, जिसमें एक तरफ होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी विद पंजाब। पंजाब में उस वक्त होते हैं रंजीत सिंह, वॉर विद आमिर। जो पंजाब के रंजीत सिंह हैं उनका वॉर हमेशा सिंध के आमिर्स के साथ चलता रहता है। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी मीडिएटर बनके जो है वो एक ट्रीटी करवाती है, जिसमें एक तरफ होती है ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ होते हैं पंजाब और एक तरफ होता है सिंध जिसमें आमिर्स होते हैं। तो इसके बीच में ट्रीटी होती है रंजीत सिंह के बीच में जो पंजाब के हैं, और आमिर्स के बीच में जो कि सिंध के हैं, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एज ए मीडिएटर का काम करती है। उसके बाद में 1839 में जो सिंध जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है सब्सिडरी अलायंस। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक टूल रहा है ये सब्सिडरी अलायंस की, जो भी हार जाते हैं उनसे सब्सिडरी अलायंस साइन करवा लेती थी। अंडर दिस ब्रिटिश ट्रूप टेक केयर ऑफ। अब सब्सिडरी अलायंस क्या होता है मैंने बोला था, बाद में बताएंगे, तो यहाँ भी देख लीजिए। अंडर दिस ब्रिटिश ट्रूप्स टेक केयर ऑफ स्टेट एंड इन रिटर्न दे टेक एनुअल पेमेंट। इसमें क्या होता है कि जो ब्रिटिश ट्रूप है वो उनके स्टेट की टेक केयर करते हैं, एज अ मिलिट्री और जुडिशियल सिस्टम संभालते हैं, और उसके एवज में उनसे पेमेंट लेते हैं। हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम हमें पेमेंट दो। तो जो रूलर है वो सिर्फ पीस और लॉ को मेंटेन रखते हैं, बाकी जो भी मिलिट्री का जो भी है वो सब ब्रिटिशर्स संभालते हैं। अब इन 1843 में जो गवर्नर जनरल हैं वो आते हैं एलन ब्रो। ठीक है, जो क्या करते हैं, सिंध को मर्ज कर लेते हैं ब्रिटिश एम्पायर में। जैसे बंगाल को उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया था, मराठा मैसूर, तो सिंध को है वो ब्रिटिश एम्पायर में ही मर्ज कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब। कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब में देखते हैं कि भाई पंजाब में कौन होता था, किस तरह से। तो गुरु गोबिंद सिंह जो हैं वो लास्ट सिख गुरु थे, हमने देखा था, मर्डर्ड बाय ऑर्डर ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट। अब गुरु गोबिंद सिंह जो लास्ट सिख गुरु थे, इनको मर्डर कर दिया जाता है, किसके ऑर्डर पे, बहादुर शाह फर्स्ट जो कि मुगल एम्परर थे। ठीक है,
अब सिख जो है वो किसकी लीडरशिप में आए, किसकी लीडरशिप में बने, तो जो सिख हैं वो लीडरशिप में आए बंदा बहादुर, रिवोल्टेड अगेंस्ट मुगल्स। भाई जैसे ही गुरु गोबिंद सिंह को मुगल के ऑर्डर के बाद में मार दिया गया, मर्डर कर दिया गया, तो जो सिख है वो बंदा बहादुर की लीडरशिप में रिवोल्ट कर देते हैं मुगल्स के खिलाफ, ठीक है। लेकिन बंदा बहादुर जो है वो मुगल एम्परर फारूक शियार से हार जाते हैं और उनको एज अ डेथ पेनल्टी दी जाती है 1716 में, ठीक है। अब हम देखते हैं जो सिख पॉलिटी है वो किस तरह से थी। अब सिख पॉलिटी है वो दो भागों में डिवाइड होती है। सिख एक तो होती है बंदाई और एक होती है टाट खालसा। बंदाई जो होती है वो थोड़ी लिबरल होती है, टाट खालसा जो होती है वो एकदम ऑर्थोडॉक्स टाइप की होती है। अब इन 1784 में जो कपूर सिंह फैजलपुरिया होते हैं वो सिख्स को इकट्ठा करते हैं और उसमें एक दल खालसा नाम का जगह बनाते हैं। दल खालसा में दो टाइप की चीज़ों को डाइवर्ट करते हैं, एक होता है बुद्धा दल और एक होता है तरुणा दल। बुद्धा दल में वेटरन जो बुजुर्ग लोग हैं वो होते हैं, तरुणा दल में जो यंग पीपल होते हैं सिख कम्युनिटी के वो लोग होते हैं। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि जो सिख कम्युनिटी है वो मिसल्स में कॉन्सोलिडेट हो जाती है, मतलब मिसल्स में एक जगह वो इकट्ठा होती है, एज ऑर्गेनाइज होती है। मिसल क्या होता है? मिलिट्री ब्रदरहुड विद डेमोक्रेटिक सेटअप। मिसल एक तरीके का बल्कि लोग हैं वो एक तरह से भाईचारे की तरह रहे और उसमें मिलिट्री वाले सामान भी रहे, जैसे एज ऑर्गेनाइज होकर रहे वो, और डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, लेकिन कोई भी मोनार्क नहीं होता, जो कैपेबल होता है उसको उस तरह से चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। जो मिसल जो है वो एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है इक्वल और अलाइक, ठीक है, मतलब एक सभी एक जैसों का स्टेट या एक जैसों की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें डेमोक्रेटिक सेटअप है और मिलिट्री ब्रदरहुड भी है। अब हम देखते हैं कि जो रणजीत सिंह है जो पंजाब में रूल करते हैं, रणजीत सिंह बॉर्न होते हैं 2 नवंबर 1780 को, ठीक है। इनके टाइम पे 12 इंपॉर्टेंट मिसल्स होती हैं। अब ये 12 इंपॉर्टेंट मिसल्स हैं, इनके क्या नाम है वो देख सकते हैं हम। 12 इंपॉर्टेंट मिसल्स होती है जिसमें एक है अहलूवालिया, सेकेंड है बांगी, थर्ड है दालेवालिया, फोर्थ है फैजलपुरिया, फिफ्थ कन्हैया, सिक्स्थ खरोरा सिंघा, सेवन्थ नक्कई, एट्थ निशानिया, नाइन्थ फुलकारिया, 10th रामघरिया, 11th शुक्राचार्य, 12th शहीद। ये 12 मिसल्स जो हैं वो सिख रिलीजन से कम्युनिटी से रिलेट करती हैं। हमने देखा कि 12 मिसल्स हैं। ये मिसल एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, लेकिन इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलता कैसे है, तो हमने देखा कि जो मिसल का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेस्ड है गुरुमाथा संघ के ऊपर, ठीक है, जो कि सिख रिलीजन की बुक्स वगैरह होती हैं। शुक्राचार्य जो मिसल थी हमने अभी पढ़ा, शुक्राचार्य के मिसल के जो लीडर थे वो थे महान सिंह, जिनके बेटे थे रंजीत सिंह, ठीक है। रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है 1839 में, लेकिन इनकी पॉलिसी होती है पॉलिसी ऑफ ब्लड अलाइनमेंट की, मार काट वाली पॉलिसी ये अपनाते हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में, जो कि होती है ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रंजीत सिंह के बीच में। अब इस ट्रीटी में क्या होता है, रणजीत सिंह है, हमने देखा रणजीत सिंह के बेटे होते हैं खड़क सिंह, ठीक है, रणजीत सिंह के ही बेटे होते हैं खड़क सिंह। और रणजीत सिंह की जैसे डेथ हो जाती है, भाई रणजीत सिंह के बेटे होते हैं, जैसे खड़क सिंह भी रणजीत सिंह के बेटे हैं और शेर सिंह भी रणजीत सिंह के बेटे। तो जैसे रणजीत सिंह के बेटे की डेथ हो जाती है तो उन रणजीत सिंह की जो पोजीशन है वो खड़क सिंह को मिलती है। खड़क सिंह की डेथ हो जाती है तो इनकी जो पोजीशन वो इनके बेटे नवनिहाल को मिलती है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जैसे खड़क सिंह के वापस फ्यूनरल से लौट रहे थे, नवनिहाल की भी डेथ हो जाती है, तो जो है थ्रोन पे बिठाया जाता है फिर रणजीत सिंह के दूसरे बेटे शेर सिंह को, ठीक है, सक्सेस करते हैं। लेकिन इनका भी मर्डर हो जाता है 1843 में। तो रणजीत सिंह के तीसरे सबसे छोटे बेटे जो होते हैं वो दलीप सिंह, उनको एज ए थ्रोन पे बिठाया जाता है। अब हम देखते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, सिख के साथ भी वॉर होता है जो कि 1845 से 46 तक होता है, जिसमें ब्रिटिश वर्सेस सिख होते हैं। सिख्स के लीडर लाल सिंह होते हैं, जिसमें ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। जीतने के बाद में ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ लाहौर, जो होती है 1846 में। इस ट्रीटी में क्या होता है वो हम देखते हैं। इस ट्रीटी में होता है कि जो जलंधर दोआब है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाएगा, मतलब दो नदियों के बीच का जो एरिया है जलंधर दोआब वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाएगा। ब्रिटिश जो है वो क्या करेंगे, लाहौर के अंदर स्टैब्लिश करेंगे अपनी फैक्ट्रीज वगैरह, एज अ हेनरी लॉरेंस ने कहा था। वॉर की उन्हें मुआवजा देना पड़ेगा, जो सिख है उनको ब्रिटिशर्स को वॉर का मुआवजा देना पड़ेगा, वो था ग्रेटर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से भी ज्यादा उनसे मुआवजा मांगा गया। सिक्स के अकॉर्डिंग एक और ट्रीटी की गई, ट्रीटी ऑफ बेरवॉल अकॉर्डिंग टू सिक्स।
अब आया सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो कि 1848 से 49 तक हुआ। इस टाइम जो लॉर्ड डलहौजी हैं वो पंजाब की तरफ प्रोसीड करने लग जाते हैं या पंजाब की तरफ जाने लग जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी बैटल्स होती है, जिसमें बैटल ऑफ रामनगर होती है, जिसमें लीडर थे जो ब्रिटिशर्स की तरफ से वो थे सर ह्यूज गोज। ठीक है, एक बैटल होती है बैटल ऑफ चिन्नावाला जो 1849 में होती है, एक बैटल होती है बैटल ऑफ गुजरात जो कि 1849 में होती है। रिजल्ट क्या होता है इन सभी बैटल्स का? सिख्स जो है वो सरेंडर कर देते हैं। तो अब जो है ब्रिटिशर्स के कॉन्क्वेस्ट में आ चुका है, सिंध भी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया है और पंजाब भी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स ने है उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के थ्रू कैसे ब्रिटिश पैरामाउंटेसी जो है वो इंडिया में स्टैब्लिश की।